मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हैं। राजीव, जिस तरह से आप हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता, उसके लिए 4 राज्य जीतना वो बेहद अहम है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और बंगाल। तो क्या अब इंडिया गठबंधन के हाथ से बंगाल निकल गया क्या राजीव? क्योंकि यहां तो अब गठबंधन का अस्तित्व यहां दिख ही नहीं रहा है। या फिर जयराम रमेश या मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दरवाजे अभी भी खुले हैं, नॉमिनेशन से पहले भी गठबंधन हो सकता है, कुछ गुंजाइश दिख रही है। और अगर यहां बीजेपी के लिए यहां पर जो रास्ता है वो कितना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो एकला चलो का नारा दे दिया। देखिए पूजा, पश्चिम बंगाल के जो आज के समीकरण है, इसकी राजनीति को समझने के लिए इसके पिछले 50 साल के राजनीतिक उतार चढ़ाव को आपको देखना होगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल से आते रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ उनकी मिलीभगत थी। वो उन्होंने स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स वामपंथियों के कंधों पर छोड़ दी और उन्हीं के कंधों का इस्तेमाल कर दिल्ली में अपने आप को बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाए रखा। ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के चेहरे आपको याद आते हैं, उन सब पर यह आरोप लगता है। और इसी तरह का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई कि कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर सीपीएम के साथ या वामपंथियों के साथ उस तरह की लड़ाई नहीं रखती है। और कंफर्टेबली जब इलेक्शन एमपी का होता है तो अपने अपने समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के कुछ पॉकेट के नेता वो पहुंच जाते हैं संसद और वो केंद्रीय राजनीति में मंत्री और सारी चीज रहते हैं। तो ये आरोप शुरू से, और ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाकर अपनी टीएमसी पार्टी बनाई। कांग्रेस का रवैया पश्चिम बंगाल को लेके जो 40 साल पहले था वही आज भी है। अगर आप देखें 2004 में कांग्रेस पार्टी ने, जब ममता बनर्जी एक सीट पर सिमट गई थी, 1 या 2 सीट 2004 में उन्हें मिली थी और वामपंथियों के पास 50 से ज़्यादा सीट आ गई, तो बहुत ही आसानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने वामपंथियों के समर्थन से 5 साल की सरकार चलाई। और 2009 में जब वामपंथी बुरी तरह हार गए और ममता बनर्जी को ज़्यादा लोकसभा सीटें मिली, तो कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन ले लिया और उसके बाद 5 साल उनके समर्थन से सरकार चलाई। कुल मिलाकर कभी वामपंथियों के साथ और कभी टीएमसी के साथ कांग्रेस अपने रिश्ते रखती रही थी। ममता बनर्जी को बात ये अच्छी तरह पता थी कि इनके 2 लोकसभा सांसद हैं, ये 6-8 सीटों की मांग करेंगे, इससे कम पर मानने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी इस बात के लिए तो तैयार थी कि उन्हें 2 सीटिंग लोकसभा जो कांग्रेस के हैं वो मिल जाएंगे, भले अधीर रंजन चौधरी उनके बारे में कुछ भी बोलते हो, लेकिन वो 2 सीटों देने का मन बना चुकी थी। कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं छोड़ी। और तो और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को वहां चुनाव मैदान में उतार दिया। अधीर रंजन चौधरी 5 बार के लोकसभा सांसद है, लेकिन वहां की जो उनकी सीट है बहरामपुर, उस सीट का जो गणित है आप देखिए, वहां पर तो टोटली धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और 65% के से ज़्यादा ही वहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स हैं। और वो कांग्रेस के साथ, या मुर्शिदाबाद वो इलाका जो है, वहाँ के माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय तक रहे थे। अधीर रंजन चौधरी एक दमदार नेता के तौर पर उनकी पहचान है और उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में काम भी किया है और लोगों से उनकी बड़ी तगड़ी पकड़ मजबूत है। मैं वहाँ पर गया भी हूँ और चूँकि माइनॉरिटी के वोट्स ज़्यादा है और वहाँ जो मेजॉरिटी यानी हिंदू मतदाता, जो पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये सब नहीं होता था, लेकिन अब ये हर जगह हो रहा है, तो वहाँ भी हो रहा है। तो वहाँ जो हिंदू मतदाता वो पूरा कंसोलिडेटेड है बीजेपी की तरफ, और इसीलिए उनकी सीट, शहर की जो सीट है, वहाँ पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधायक का चुनाव जीतने में कामयाब रही थी अधीर रंजन चौधरी के उस शहरी इलाके में। और अगर आप पंचायत के चुनाव देखेंगी और विधानसभा के पिछले चुनाव का आकलन करेंगी उनकी लोकसभा सीटों का, तो आपको पता चलेगा कि अधीर रंजन चौधरी का ग्राफ कुछ नीचे आ रहा है, लेकिन वो बहुत मजबूत नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए माइनॉरिटी वोट्स को ध्यान में रख करके ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को वहां से उतारा है। इसकी 3 वजह है इंपॉर्टेंट।
पहली वजह यह है कि वहाँ यूसुफ पठान, आपको पता है, क्रिकेटर्स का, फिल्म स्टार्स का, सेलिब्रिटीज़ का एक क्रेज़ होता ही है, वो मुस्लिम है। दूसरी बात, वो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनमें आपस में इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है। एक बाहर से चेहरा ले जाकर जो जिसका कोई मतलब ना हो, उनको आपने वहाँ उतार दिया। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पर ये दो चीज़ें ये है, और तीसरी बात है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते भी थे, 7-8 साल उन्होंने वहाँ से खेला भी है। तो ये तीन के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को अभी तक के हिसाब से, हालांकि उनकी राजनीतिक पकड़ यूसुफ पठान की कुछ भी नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि नॉमिनेशन के पहले कुछ भी हो सकता है, तो अगर ममता बनर्जी के ऊपर दबाव पड़ा, सारी चीज़ें पड़ी, तो अपने ये दो कैंडिडेट वो वापस भी ले सकती है। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने त्रिपुरा में सीपीएम के साथ समझौते से चुनाव लड़ा था, और अभी पिछले साल, और उस वहां पर बहुत नाराज ममता बनर्जी हुई थी, और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगी, तो कांग्रेस वाम दलों के साथ समझौता पक्का करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने वहां के समीकरण को समझाने की कोशिश की है राजीव।